हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो क्या है सर इसमें? तो इसमें ये है कि जितना इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है अब उसका यूज देखना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम अच्छे से इंटीग्रेशन के यूजेस को, प्रयोगों को बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप नाम ही देख पा रहे हो, लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो यहीं से सब कुछ क्लैरिफाई हो चुका है कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखना है। एप्लीकेशन माने यूज देखना है। तो जैसा कि इंटीग्रेशन जब स्टार्ट हुआ था चैप्टर, तभी इसने अपने यूज को अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दिया था। और स्पेशली जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे तब हमको ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आई थी कि एक्चुअल में जो इंटीग्रेशन होता है उसका यूज जो होता है वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए होता है। एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पता करने के लिए हम लोग इंटीग्रल का यूज करते हैं। अब एरिया किसका? तो सर एरिया अंडर कर्व्स। ठीक है ना, अंडर कर्व्स यानी कर्व के अंडर का जो एरिया होता है, कर्व के नीचे का जो एरिया होता है उसको फाइंड आउट करना। जैसे कि ये एक कर्व है और ये यहाँ पे किसी क्वाड्रेंट के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो इस केस में इस कर्व द्वारा जितना एरिया इस लाइन के ऊपर कवर किया जा रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से लाइट डालूँ तो लाइट डालने से क्या होगा कि इस कर्व के द्वारा, ये इस लाइन के द्वारा या इस ग्राफ के द्वारा इतनी दूर क्या कर दिया जाएगा, छाया कर दिया जाएगा। छाया मतलब कवर कर दिया जाएगा, जिससे इधर लाइट जाएगी ही नहीं। तो जितनी दूर इस लाइन के कारण, इस कर्व के कारण नहीं जा पा रही है लाइन, उसी को हम लोग इस कर्व के अंदर का या इसके नीचे का एरिया मानेंगे। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? एरिया अंडर कर्व। और इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि कोई भी कर्व हो रैंडमली, उसके अंदर का या उसके नीचे का जो एरिया है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब अलग अलग टाइप के हमको कर्व मिलेंगे और अलग अलग टाइप के कर्व है तो भाई एरिया जाहिर सी बात है कि अलग अलग होगा। तो कैसे हम हर कर्व के अंदर का एरिया डिफाइन करेंगे, ये चैप्टर हमको आसानी से सिखाएगा। रैंडमली इसका यूज अगर हम बेसिक तरीके से समझे तो इसीलिए किया भी क्या था। देखिए, एक्चुअल में क्या थी कि उस समय समस्या ये थी कि मान लीजिए हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, इन सब का एरिया फाइंड आउट करने हमें आ रहा था। लेकिन अगर कोई ऐसा इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर आ जाता था तो उसका हमें एरिया फाइंड आउट करने नहीं आता था। ठीक है ना, तो इसका जो एरिया निकालने के लिए चैप्टर बनाया गया मैथमेटिक्स के अंदर, जिस ब्रांच को लाई गई वो कैलकुलस थी। और मेनली कैलकुलस के अंदर इंटीग्रल इस समस्या का सलूशन लेके आया था। ठीक है ना, तो एक्चुअल में हम देखिए यही करते हैं कि ऐसे शेप का एरिया डिफाइन करते हैं जिन शेप का एरिया डिफाइन करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो करता क्या है इंटीग्रल? आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार कर देता है कि बाकी हम अपना कॉमन सेंस नहीं लगा पाते हैं लेकिन यहाँ पे अचानक से याद हो जाता है? तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है कि ये कैलकुलस से रिलेटेड है। और कैलकुलस की सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो हमेशा छोटे पार्ट को लेके काम करता है। दैट मीन्स वो हमेशा किसी भी पार्ट को बड़े लेवल पे नहीं डिफाइन करता है, छोटे छोटे लेवल पे तोड़ के डिफाइन करता है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन का मतलब, पहला तो समझो कैलकुलस है तो कैलकुलस उसको पहले फ्री क्या करेगा, कर देगा। और फ्री मतलब उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के कोई एरिया दे देगा। मतलब मान लो यही एरिया था तो इस एरिया का इस कर्व के अंदर का जो एरिया है अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको तोड़ दूंगा, एक बहुत छोटे वेरी स्मॉल। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ अगर एक बहुत छोटे से पोर्शन का निकालूँ तो क्या है, dx है। क्या है, dx है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या गया, dx। तो ऐसे dx करके मैंने बहुत सारे टुकड़े बना दिए। और बहुत सारे टुकड़े मतलब ये एक स्ट्रिप बन गई है। ये क्या बन गई है, एक स्ट्रिप। तो ऐसे बहुत सारी dx लंबाई की क्या बन चुकी हैं, स्ट्रिप बन चुकी हैं। तो ऐसे dx को अब हम क्या करेंगे, यानी ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रिप्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हम लगाते हैं मेनली इंटीग्रेशन के दौरान। तो इंटीग्रेशन में ये होता है कि सबसे पहला काम तो कोई भी एरिया है तो उसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स में तोड़ देते हैं और स्ट्रिप्स में तोड़ने के बाद उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है ना,
तो डी एक्स में तोड़ेंगे। कैलकुलस का सबसे बड़ा निशानी यही ना कि छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना, और उसके बाद जो करना है वो करेंगे। तो पहले तोड़ दिया जाएगा फिर उसको जोड़ दिया जाएगा, तो आसानी से हो जाता है। सर ऐसा क्यों तोड़ा क्यों जाता है? बिकॉज हम पूरा का पूरा ओवरऑल डिफाइन नहीं कर सकते। अगर ओवरऑल डिफाइन करते तो इंटीग्रल की ज़रूरत क्यों होती? क्योंकि ऐसा कोई शेप ही नहीं है। ऐसा कोई शेप आपने देखा है? ऐसा कोई शेप है ही नहीं, ऐसा कोई शेप है ही नहीं। ये कौन सा शेप है बताइए, ये कौन सा शेप है? सर नहीं पता, इस शेप को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो यही कारण है कि हम दिमाग लगाते हैं क्या कि छोटे छोटे स्ट्रिप में इसको तोड़ देते हैं, और इतने महीन स्ट्रिप में तोड़ते हैं कि ये जो स्ट्रिप है अपने आप में एक आयत के रूप में होती है, यानी एक रेक्टेंगुलर के शेप में होती है। तो एक रेक्टेंगुलर के शेप में होने से फ़ायदा क्या है कि हम एक रेक्टेंगल का पता है एरिया, हमें रेक्टेंगल का एरिया पता है, L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना। तो वैसे ही हम बहुत महीन छोटे छोटे स्ट्रिप में तोड़ देंगे और उसको क्या मान लेंगे, एक स्ट्रिप को हम एक रेक्टेंगल मान लेंगे और फिर इस रेक्टेंगल का एरिया ऐसे निकालेंगे और निकाल के फिर क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से हम पूरे इस कर्व का या इस पूरे ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं। ठीक है, अब अगर हम अपने स्टोरी को स्टार्ट करें, यानी अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएं, तो चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा तो हमको बहुत सारे अलग अलग टाइप के, अलग अलग फंक्शन के, अलग अलग जगहों के ग्राफ नज़र आएंगे, है ना। अलग अलग जगहों मतलब अलग अलग मैथमेटिक्स ग्राफ नज़र आएंगे। तो मेनली हम क्या करेंगे, हम उन ग्राफ्स को पहले डील करेंगे ताकि जब चैप्टर के अंदर आए तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सही है वो, तो कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम बेसिक आइडियोलॉजी यहाँ पे सेट करेंगे। चैप्टर के अंदर आने वाले जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है उनको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम बेसिक्स पकड़ेंगे कि आखिर इंटीग्रेशन में हम कैसे एरिया को, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे पहले सबसे पहला काम तो ये होगा कि स्ट्रिप बनाना होगा। स्ट्रिप बनाओगे तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप आगे का काम कंटिन्यू कर सकते हो। तो स्ट्रिप बनाओ फिर जोड़ो, स्ट्रिप बनाओ फिर जोड़ो, मतलब एक स्ट्रिप निकाले, सॉरी स्ट्रिप बनाए, स्ट्रिप का एरिया निकालो और फिर बाकी सभी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल के ऐसे ही जोड़ दो, तभी आप पूरा का पूरा एरिया डिफाइन कर सकते हो। तो ये तो सेकेंड है, सबसे पहले हमको ग्राफ के बारे में समझना होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हर समय हमको ग्राफ दे दे, ये भी एक बात समझिएगा, हमको एक इक्वेशन भी दे देगा और इस इक्वेशन की मदद से हमको क्या करना होगा, हमको उस इक्वेशन की मदद से एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो उन सभी केसेस के लिए सबसे पहले हमारे पास बेसिक एक फाउंडेशन प्रिपेयर होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा अगर फाउंडेशन तगड़ा हो जाएगा तभी जाके हम ऊपर का काम कर सकते हैं। ये करने के लिए ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, डायरेक्ट फार्मूला आएगा, डायरेक्ट आप पिछले चैप्टर के अंदर जो भी फार्मूला आपने पढ़ा है याद होगा ही, उसको आप लगाओगे, अप्लाई करोगे और अपने आप आगे बढ़ जाएंगी चीज़ें। बट मेरी जो समझ है और जो मैं सोचता हूँ, यही सोचता हूँ कि सबसे पहले किसी भी चैप्टर का एक इतना तगड़ा फाउंडेशन आपके माइंड में आ जाना चाहिए ताकि कभी भी आप चैप्टर में आगे कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को करने के लिए आए हो। नहीं, आप एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बनाओ। ठीक है ना, फाउंडेशन तगड़ा होने का मतलब आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे बूस्ट करोगे। तो चलिए आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट को और बेसिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सिंपल कर्व्स की। ठीक है, तो सिंपल कर्व्स में सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है सर्कल का। ठीक, तो सर्कल को आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। सर्कल कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है, ये है सर्कल का सेंटर और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे इसकी बाउंड्री तक जो लेंथ होगी उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हम इस सर्कल को उठाएं और क्वाड्रेंट के ऊपर ले जाके रख दें, क्वाड्रेंट मतलब आप सबको पता होगा कि इस तरीके की चार लाइंस आपने पढ़ी होंगी, ये है वाई, ये है वाई डैश, ये है एक्स और ये है एक्स डैश। तो इस साइड वाली वैल्यूज़ को हम पॉजिटिव लेते हैं और इधर एक्स की हम वैल्यूज़ को निगेटिव लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे की ओर निगेटिव। ठीक है, अब मैंने इस सर्कल को उठाया और इसके अंदर ले जाके फिट कर दिया। तो फिट करने के बाद मुझे सर्कल का क्या मिलेगा, सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है ना, सर्कल का मुझे इक्वेशन मिलेगा जब मैं इसको उठा के क्वाड्रेंट के अंदर डालूंगा। तो जो सर्कल का इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा और ये तब मिलेगा जब मैंने इसको उठा के रखा तो ये जो सेंटर है एक्चुअल में यहाँ पे यानी ओरिजिन पे जाके चिपक गया।
दैट मीन्स इस सर्कल को उठाया, क्वाड्रेंट पे रखा, तो ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर है एक्चुअल में कहाँ पे है, तो ये ओरिजिन पे है। तो उस केस में जो सर्कल का इक्वेशन बना है वो ये बना है, ठीक है। कब के लिए है, जब सेंटर ओरिजिन पे हो, ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे हो। बट ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये भी क्या है, ये भी सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन तब जब मान लीजिए कि ये जो सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है, वो किसी और जगह पे प्रेजेंट है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है, ऐसे है कुछ हमारा सर्कल, ठीक है ना, ऐसे है कि सेंटर यहाँ पे, तो सेंटर का भी अपना क्या होगा, एक लोकेशन होगा। तो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि ये एक्स पे कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है, और वाई पे बी डिस्टेंस पे है, यानी वाई एक्सिस में बी डिस्टेंस पे है। तो उस केस में जो सर्कल का इक्वेशन होगा वो ये होगा, यानी जब सेंटर ए कमा बी पर स्थित हो, ठीक है ना, ए कमा बी पर स्थित हो, ठीक है। तो उस केस में सर्कल का जो इक्वेशन आपको दिखाई देगा ऐसा दिखाई देगा। तो कभी भी हमें क्वेश्चंस के अंदर, कभी भी किसी क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके का इक्वेशन नज़र आ रहा है, या ऐसे भी आपको अगर नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स नीचे वाला पोर्शन क्या है, इक्वल है, तो वहाँ पे भी आपको ये समझ लेना है कि ये एक्चुअल में किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल के इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि देखिए इसमें एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, स्क्वायर के फॉर्म होंगे, यानी सॉरी, यहाँ पे सर्कल के इक्वेशन के अंदर आपको एक्स और वाई दोनों के दोनों स्क्वायर के फॉर्म में नजर आएंगे। ऐसा आगे भी आपको इलिप्स में नजर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। अब इसके जस्ट आगे हम पहुँचते हैं, और जस्ट आगे पहुँचेंगे हम तो वहाँ पे हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के सिंपल कर्व्स की, जिसका नाम है पैराबोला। तो ये बातें याद रखेंगे सर्कल के बारे में। अब फटाफट देखेंगे पैराबोला के बारे में। देखिएगा पैराबोला की अगर हम बात करें तो पैराबोला क्या होता है, सेकेंड नंबर पे। तो पैराबोला के अंदर आपको कुछ बेसिक्स कहानियाँ समझ में आनी चाहिए। तो एक आप क्या लेंगे, फिक्स लाइन लेंगे और एक पॉइंट लेंगे, एक फिक्स लाइन और एक पॉइंट, ठीक है। इस फिक्स लाइन का आप पहले नाम लिख लीजिए। इस फिक्स लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स। क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, तो इस फिक्स पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस। क्या नाम देते हैं, फोकस, ठीक है, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा पॉइंट रखना है यहाँ पे जो इस फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से सेम डिस्टेंस पे लाई कर रहा हो। तो मैंने एक पॉइंट लिया, इसको P दे दिया, अच्छा फोकस को हमने F दे दिया नाम, और इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स को L दे दिया। यहाँ पे क्या दे दिया, L। तो ध्यान से देखेंगे तो P से लेके L जो डिस्टेंस है वो P से लेके F होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी ऐसे सभी पॉइंट्स हम आगे बढ़ाते हुए देखते जाएंगे। तो ऐसा देखते हमको एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, पैराबोला। समझ में आ रहा है, पैराबोला के केस में हमेशा याद रखेंगे कि PF बराबर होता है PL के। अगर मैं इसको सही फॉर्मेट में लिखूँ तो PF अपॉन PL लिख सकता हूँ, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1, और ये जो वैल्यू दिख रही है वो एक्चुअल में इसेंट्रिसिटी कहलाती है, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी। ये इसेंट्रिसिटी है, ठीक है, ठीक। तो इसको इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। तो पैराबोला कैसा दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है, ठीक। तो इस केस में आपको ये कभी नहीं भूलना है कि पैराबोला बना कैसे है। तो पैराबोला में मेनली क्या है कि इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि एक फोकस मिलेगा, एक पॉइंट मिलेंगे। ये जो पॉइंट है एक्चुअल में ये बदलते जा रहा है, यानी अलग अलग जगह पे जा रहा है, और एक डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई सामान्य बातें। अब हम जाहिर सी बात है कि किसी को भी उठाएंगे और उठा के कहाँ पे डालेंगे, क्वाड्रेंट पे। तो ऐसे इसको भी हम उठा के किस पे डालेंगे, क्वाड्रेंट पे। जब हम क्वाड्रेंट पे डालेंगे तो उस केस में हमें क्या प्राप्त होगा, एक इक्वेशन प्राप्त होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। तो पैराबोला का हमें इक्वेशन प्राप्त होगा, और इक्वेशन जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के दौरान जो ग्राफ हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। एटलीस्ट अगर मैं चाहूँ तो इसको क्वाड्रेंट के ऊपर लेके आऊँ, तो क्वाड्रेंट में देखिएगा कैसे होगा, ऐसे होगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पैराबोला है, ये यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है,
डायरेक्ट्रिक्स है, और ये क्या है, ये सर वाई वाई डैश है, और यहाँ पे एक्स एक्स डैश है, और यहाँ पे क्या है एफ है। ओके, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे y पे क्या है, स्क्वायर है, लेकिन x पे पावर क्या है, 1 है। अब इस चीज़ को पकड़िएगा, किस चीज़ को, इस चीज़ को कि जब पैराबोला का मुंह x के साइड में, देखिए पैराबोला का मुंह किधर खुला हुआ है, x की ओर खुला हुआ है, बिल्कुल। तो अगर x की ओर खुला हुआ है और पॉजिटिव x की ओर खुला हुआ है तो 4ax, और ये किसकी ओर पीठ किया हुआ है, y की ओर, तो y की ओर अगर ये पीठ करके रखेगा तो y पे क्या रहेगा, स्क्वायर, यानी जिसकी ओर पीठ उसके ऊपर स्क्वायर, और जिसके ओर मुंह खोला हुआ है उसको प्लस में रखना है। ठीक है ना, सॉरी, उसको उसके ऊपर पावर 1 रखना है, जिसके ऊपर पीठ उसके ऊपर स्क्वायर, और जिसके ऊपर मुंह, जिसके ऊपर पीठ उसके ऊपर स्क्वायर, जिसके ऊपर मुंह उसके ऊपर 1। ठीक है, ठीक। तो इस बात को आप कहीं नहीं भूलेंगे। वैसे पैराबोला की अगर हम बात करें तो पैराबोला के अंदर और भी बातें देखने लायक है, जैसे कि इसके टाइप्स। यहाँ पे आपको 4 टाइप्स के मिलेंगे, और चारों टाइप में आपको अलग अलग इक्वेशन भी नजर आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इनके चारों टाइप्स को डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो थोड़ा सा इनके टाइप्स को समझ लीजिएगा। अब अगर हम इसके टाइप को पकड़े तो मेनली टाइप जो होते हैं वो कुछ 4 प्रकार के आपको मिलेंगे। कितने प्रकार के, 4। तो चारों प्रकार आप देखेंगे। जैसे सबसे पहला तो यही है कि आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा मिलने का मतलब यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 4ax, और यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि a जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और a जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी a मेरा पॉजिटिव है। तो व्हाट इज a, तो सर ये f की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसी को हम a बोल रहे हैं। तो a इस बार क्या है, पॉजिटिव, यानी x पॉजिटिव वाले x पे है, यानी पॉजिटिव x एक्सिस पे है। तो इस केस में a हमारा 0 से बड़ा है, और उस केस में जो इक्वेशन बनेगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बनेगा। लेकिन अगर इसने मुंह निगेटिव की ओर खोल दिया, तब देखो, तब ये जो a होगा वो क्या हो जाएगा, -a में तब्दील हो जाएगा, है ना, क्योंकि फोकस अब ये बनेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो -a होगी, और -a होगी, तो उस केस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4ax होगा। ठीक है, -4ax होगा। और इन दोनों को हम लोग हॉरिजॉन्टल पैराबोला के नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल पैराबोला के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली इनका जो माउथ है वो ओपेंड है। जबकि अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ऐसी भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे वाई वाई डैश, यहाँ पे एक्स एक्स डैश, या कैसे, यहाँ पे ऐसे। एक बार आपसे दिखा रहा हूँ मैं सही से, ऐसे। ठीक है, इसको मैं सही फॉर्मेट में कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। देखेंगे यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, तो इस तरीके से आपको नजर आएगा। और इस तरीके से नजर आने का मतलब क्या है, इस तरीके से नजर आने का मतलब आप ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जिसके ऊपर पीठ उसके ऊपर स्क्वायर, जिसके ऊपर मुंह उसके ऊपर पावर 1। ठीक है, तो अगर इस केस में मैं देखूँ तो कि इस बार पीठ किसकी ओर है, x एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, और मेनली यहाँ पे 4by आ जाएगा, 4by। अब यहाँ पे b क्या है सर, तो b जैसा कि आप जानते हो कोई भी पैराबोला बनेगा तो एक फोकस होगा उसका, तो इस फोकस की ओरिजिन से लेंथ है। ठीक है ना, तो फोकस की इस ओरिजिन से लेंथ मैंने क्या मान लिया यहाँ पे b, क्योंकि मैं y एक्सिस पे चल रहा हूँ, तो उस केस में ये होगा। और यहाँ पे जो b होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पे a जो होगा वो लेस देन 0 होगा। अब ऐसे ही ये नीचे भी आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा, तो इसको आप नीचे भी कर दीजिए ऐसे। ठीक है, बिल्कुल, तो ऐसे आपको नज़र आएगा। ठीक है जी, ऐसे आपको नज़र आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा जी, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फोकस होगा वो यहाँ पे होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगी वो क्या होगी, -b होगी। तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा मेरा -4by। तो ये बन गया आपका इक्वेशन। ये जो आपको चारों दिख रहे हैं, ये चारों के चारों इक्वेशन है किसके, पैराबोला के। तो पैराबोला के इक्वेशन में आपको क्या समझ में रखना है, या क्या याद रखना है इसमें, तो यहाँ पे एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा, दूसरे वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होगा। तो अगर इस तरीके से हमको कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी इक्वेशन दे रहा है तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि ये पैराबोला की बात कर रहा है। आई होप आपको पैराबोला क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अब हम देखेंगे इलिप्स के बारे में। तो चलिए इलिप्स की कहानी को हम समझते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, नोट डाउन। चलिए इलिप्स देखते हैं। अगर हम इलिप्स की बात करें तो मेनली जो इलिप्स होता है हमारा वो कैसा होता है, इलिप्स की कहानी को समझिएगा। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे इलिप्स, ठीक है। हिंदी में इसको दीर्घवृत्त कहते हैं। मैंने हिंदी नहीं लिखा है कई जगहों पे क्या कि बहुत बार नहीं लिखा है। जैसे सर्कल को हम वृत्त बोलते हैं, सर्कल को वृत्त बोलते हैं, और पैराबोला को हम परवलय बोलते हैं, परवलय, ठीक है, परवलय, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे कि इलिप्स कैसा होता है। तो इलिप्स एक्चुअल में वृत्त के जैसा होता है। जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त के इस साइड और इस साइड को थोड़ा सा खींच दीजिए, थोड़ा सा खींच देंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। तो इसको खींचोगे तो ऐसे मिल जाएगा, और ये जो बना है वही क्या है, आपका इलिप्स है, ठीक है ना। इसी को हम इलिप्स यानी दीर्घवृत्त कहते हैं। अब इलिप्स की कहानी अगर हम पैराबोला के हिसाब से देखें तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पूरा खेल इसेंट्रिसिटी का होगा। यहाँ पे पूरा खेल किसका होगा, इसेंट्रिसिटी का होगा। इसेंट्रिसिटी यहाँ पे क्या होगी सर, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी एक्चुअल में ई से छोटी हो जाएगी, यानी ई इज़ लेस देन 1, ई इज़ लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये होगा कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट था और यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स थी। हम एक ऐसा पॉइंट ले रहे थे कि जहाँ पे ये मतलब ये जो पॉइंट है ये फोकस और इस लाइन से सेम डिस्टेंस पे हो। लेकिन इस बार हमको ऐसा पॉइंट लेना है जिसमें ये जो फोकस है, इस फोकस से ये जो पॉइंट है जितना भी बना रहा है डिस्टेंस बना रहा है वो लाइन से, मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन से ज़्यादा बना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आप जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे P होगा, यहाँ पे L होगा। तो हमने क्या लिखा था, PF/PL, और PF/PL को ही हम लोगों ने E दिखाया था। तो PF मेरा क्या हो गया, छोटा, PF क्या हो गया, छोटा, और PL यहाँ पे क्या होगा, बड़ा। तो PL बड़ा हो जाएगा, PF छोटा, तो इस केस में E जो होगा मेरा लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे E जो होता है, इसेंट्रिसिटी जो होता है यहाँ पे एक से कम होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे इक्वल नहीं देना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो PF होगा और PL इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये लिख देनी है कि PF इज इक्वल टू नॉट PL, ठीक है ना, बिल्कुल। तो वहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, दीर्घवृत्त मिल जाएगा। अब दीर्घवृत्त की कहानी को समझेंगे तो दीर्घवृत्त के एक्चुअल में आपको दो फोकस नज़र आएंगे, ठीक है ना, दो फोकस नज़र आएंगे। और दो फोकस पे भी हमको काम नहीं करना, हम एक फोकस अपना ले लेते हैं, मेनली यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं। बाकी हमको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना है। इसमें ये याद रखना है कि यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो एक एक्सिस ये होगी और एक एक्सिस ये होगी, ठीक है ना, 2 एक्सिसें बनेंगी इसके अंदर। देखिए ये छोटी वाली है और एक बड़ी वाली है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। और ये जो बड़ी वाली है इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे इस बात को कि माइनर एक्सिस ये है और इसको मेजर एक्सिस बोलेंगे। सिर्फ आधा लिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, आधे को हम सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और इसमें अगर आधा पकड़े तो क्या बोलेंगे, इसको सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। अगर मैं इसी इलिप्स को उठा के किस में ले जाके डाल दूँ, इसी को मैं उठा के ले जाके क्वाड्रेंट के अंदर डाल दूँ तो वहाँ पे फिर कहानी बदलेगी और अगेन मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स का मुझे इक्वेशन मिल जाएगा और इसका इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो ये आता है इलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। ध्यान देंगे तो ये एक्चुअल में सर्कल की तरह ही है, यहाँ भी x पे स्क्वायर और y पे स्क्वायर है। बट ये भी ध्यान रखेंगे, मतलब x² y² तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर है। मैंने इसके पहले बताया था कि सर्कल के केस में डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग डिनोमिनेटर आएगा। तो इस बात से कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है दैट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो कभी भी x² प्लस y² के फॉर्मेट में दिख रहा है और नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग है तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा ये इलिप्स की इक्वेशन है। आई होप आपको इलिप्स की भी कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम
कुछ और बातें करेंगे। जैसे कि अब हम बात करेंगे एक स्ट्रेट लाइन की। तो मेनली स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, आप सबको पता होगा। बिल्कुल सर। तो हम स्ट्रेट लाइन भी यहाँ से देख लेते हैं। ये तो तीनों बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन इन तीनों से कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आपको डर लगा ही नहीं। जब आपको डर लगा नहीं तो कुछ नहीं हुआ। ये सब आप सीख चुके हैं। अब आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो हमारा काम है ना आज पहले ग्राफ को क्लियर कर लेना, ठीक है। तो चौथे नंबर पे हम देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की बात करें, स्ट्रेट मतलब सरल रेखा। तो सरल रेखा मान लीजिए कि कोई रेखा है, कोई लाइन है, उसको ही हम सरल रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती नहीं कि रेखा जो होती है इसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, और इसकी लंबाई अनंत होती है। लेकिन मैंने अगर उठा के इसको कहाँ पे डाल दिया, इसको क्वाड्रेंट के अंदर डाल दिया, तो कहानी बन जाएगी। जाहिर सी बात है कि कहानी बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो इस केस में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब क्वाड्रेंट में डालोगे तो इसका ये वाला पॉइंट अपना खेल दिखाएंगे। मतलब हर क्वाड्रेंट में डालने का मतलब क्या है कि क्वाड्रेंट में हर एक पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करना होता है। क्वाड्रेंट में इसीलिए तो डाल रहे हो ताकि आप एक पॉइंट का क्या बता सको, लोकेशन। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो जाहिर सी बात है इसका x1 y1 हो जाएगा लोकेशन, और इसका x2 y2 लोकेशन हो जाएगा, और कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। मेनली जो इक्वेशन होता है लाइन का वो कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है इक्वेशन ऑफ लाइन? तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा होता है। कैसा होता है? तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। या आपको लाइन का एक और इक्वेशन सुनने के लिए मिला होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसका मतलब क्या है? तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो c क्या है, तो c क्या है? इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट एक्स एक्सिस, ठीक है ना। यानी अगर ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कहीं काटते हुए नज़र आ रही है, तो जिस पॉइंट पे कट करती है वो एक्चुअल में क्या कहलाता है? सी कहलाता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ m जो आपको दिख रहा है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। तो m की वैल्यू यहाँ पे बदलती रहती है एंगल के भी। यहाँ पे ये बता रहा होता है कि ये जो लाइन है वो कितना स्लोप क्रिएट कर रहा है। यानी लाइन कितना स्लोप क्रिएट कर रहा है वो हमें m बताता है। तो m हमें स्लोप बताता है, ठीक है ना। यानी कितना एंगल क्रिएट कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो लाइन है। अब जैसे कि आप देखते होगे तो y इज इक्वल टू सिर्फ x दिख रहा है। इसका मतलब x के बगल में क्या है? 1 है। 1 का मतलब आप समझ रहे हैं, एक्चुअल में m की वैल्यू 1 है, और m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो tan में कितने की वैल्यू 1 होती है? तो tan में एक्चुअल में 45 की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। तो tan से tan खत्म, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 45 डिग्री मिल गई, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। सॉरी, मेनली यहाँ पे अगर हम और बातें जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला सी, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स दिखा है। दैट मीन्स m की वैल्यू 1 मैंने बता दी। दैट मीन्स ये बता दिया कि जो लाइन है वो 45 डिग्री पे है, और c नहीं लिखा है। इसका मतलब जो x एक्सिस है, इसका मतलब x एक्सिस सॉरी लाइन ओरिजिन से जा रही है, ठीक है ना। तो अगर ओरिजिन से जाएगी तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये बातें भी आपको लाइन के बारे में ध्यान देनी है। लाइन में आपको एकदम स्पेशल चीज़ जो जाननी है वो ये है कि यहाँ पे देखेंगे तो x और y के ऊपर कोई पावर नहीं है। यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी में देखिए x भी 1 है और y भी क्या है? 1 है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको स्ट्रेट लाइन का भी फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब हम 5वें नंबर पे पहुंचते हैं, और 5वें नंबर मतलब अब हम किसका ग्राफ देखेंगे सर, और किसके बारे में समझेंगे? तो एक्चुअल में आप साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे। अब आप किसका ग्राफ देखेंगे? साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ देखना टफ है? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। तो इससे पहले हम एक काम करते हैं, एक और को निपटा लेते हैं, जैसे कि मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स को अगर हम बात करें तो मॉड ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है, तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा, ठीक है ना। ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अगर हम बात करें मॉड ऑफ एक्स की, तो मॉड ऑफ एक्स हमको ऐसे ही नजर आएगा ना भाई। y इज इक्वल टू अगर मॉड ऑफ एक्स है, देखो ये ग्राफ कैसे आता है इसको भी मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लिया है, और मॉड का मतलब यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं हमेशा। यानी ये मॉड ऑफ एक्स केवल x होगा। कब होगा? जब मेरा जो x है वो एक्चुअल में पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा या 0 के बराबर होने का मतलब वो पॉजिटिव है। लेकिन यही मॉड ऑफ एक्स एक्चुअल में माइनस एक्स बन जाएगा। कब? जब मेरा जो x है वो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर हम लेस देन 0 जा रहे हैं तो लेस देन 0 का मतलब देखना ध्यान से, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 सॉरी -1 -2 -3 -4 ऐसे चलेगा, है या ना। देखो तो ग्राफ कैसे जाता जाएगा सर, इधर ऐसे, यानी माइनस वाले की कहानी ऐसे चल रही होगी और प्लस वाले की कहानी ऐसे चल रही होगी। तो जो इसका मॉड ऑफ का ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसमें आप देख के थोड़ा सा भी ना कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ये कैसे बन गया। आप पॉइंट बनाते जाओ, मिलते जाएगा आपको, ठीक है ना। वैल्यू रख के आप खुद बना सकते हो। आई थिंक आपको मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्लियर हो गया होगा। अब आप साइन एक्स का देखने के लिए तैयार हो, यानी y इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन एक्स है। इसका ग्राफ आप सभी लोग जानते हैं कैसा होता है सर, बिल्कुल जानते हैं, ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना, ऐसे चलता रहता है। यही तो है साइन एक्स का ग्राफ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे क्या है पाई, यहाँ पे फिर क्या है 2 पाई, तो ऐसे चलेगा ये, ठीक है ना। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, ठीक है ना। अच्छा पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा रेंज और डोमेन। तो मेनली रेंज इसकी कहाँ से कहाँ तक होती है, तो रेंज इसकी 1 से लेके -1 तक होती है, यानी आप लिख सकते हो -1 से 1 तक, ठीक है, -1 से 1 तक, बस ये इसकी क्या है, रेंज है, यानी यहाँ से यहाँ तक जा सकती है। डोमेन कुछ भी दो, डोमेन मतलब r, कोई भी रियल नंबर दे दोगे आपको यहीं तक जाना है। अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको π/2 पे मिलेगी, π/2 पे इसको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बताओ, नहीं सर साइन में मैक्सिमम वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं मिलती है, एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हो π/2 है ना, तो हाँ बिल्कुल π/2 है, तो π/2 पे है, सही बात है, हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो कन्फ्यूज़ क्यों किया, कन्फ्यूज़ इसलिए किया ताकि आप कन्फ्यूज़ हो तो कहानी सही बना पाओ, ठीक है ना। π/2 पे हमेशा क्या मिलता है, हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। तो ये बात कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा π/2 पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो π/2 दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ π/2 पर हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इस बात को नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ हो गया। वैसे ही अगर हम कॉस एक्स का ग्राफ देख लें, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ देखें तो कैसा होता है, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ अगर हम देखने जाएंगे तो इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, यहाँ से देखिएगा ये क्या है, तो एक्चुअल में ये है आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख रहे हो, और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, तो 0 कब हो रहा है ये, तो सर 0 मतलब 90 π/2 पे, तो ये π/2 है और यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अगेन हमको 2 पाई मिल जाएगा, सॉरी पाई मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे चल रही होंगी कहानी। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्चुअल में इसका जो मैक्सिमम होता है, यानी कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 0 पाई 2 पाई पर आता है, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई पे मिलता है। साइन का π/2 पे और कॉस का पाई 2 पाई पे मिलता है, यानी मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारे पास टोटल हो गया 7 का ग्राफ हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया, यानी 7 फंक्शंस का ग्राफ हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब इन ग्राफ को क्लैरिफिकेशन के बाद, मतलब इन ग्राफ का क्लैरिफिकेशन तो हो चुका है सर, यानी हमारा बेसिक स्ट्रांग हो गया है। हाँ बिल्कुल, बेसिक आप अब पकड़ चुके हो कि ग्राफ अगर कोई भी देगा तो आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और रिवाइज करके हम एक बार ग्राफ की इस पूरे कंसिक्वेंस को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे देखिए एक्चुअल में मैंने इक्वेशन और ग्राफ का दोनों का कॉम्बिनेशन आपके सामने रखा है। सबसे पहले अगर हमारे पास है x² + y² इज इक्वल टू r², r² की जगह पे मतलब कोई भी नंबर कांस्टेंट दे सकता है और कांस्टेंट का स्क्वायर के फॉर्म में कर दे, तो ये क्या है सर, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, बिल्कुल। सेकेंड नंबर पे अगर हमारे पास आ गया क्या कि y² इज इक्वल टू 4ax या x² इज इक्वल टू 4by, तो इस केस में आप क्या समझेंगे सर, ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, ठीक। और
ऐसे ही हमारे पास तीसरे नंबर पे आ गया क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, ठीक है। चौथे नंबर पे अगर हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ आ गया, कैसा, ऐसा, तो इस केस में ये किसका है सर, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है। छठे नंबर पे आप देखो, अगर आपको ग्राफ ऐसे 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 मिल रहा है, ऐसे 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 मिल रहा है, ठीक है ना, ऐसे मतलब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, ऐसे मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या पकड़ लेना, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे मिलती है। और अगर हमको ग्राफ कैसा मिल गया, अगर हमको ग्राफ ऐसा मिल गया, कैसा, ऐसा, तो उस केस में आप क्या समझोगे कि ये किसका ग्राफ है, cos x का ग्राफ है। ठीक है, ठीक। तो इस हिसाब किताब से मुझे लगता है कि आपने बेसिक बातें क्लियर कर ली हैं, और बेसिक बातें दैट मीन्स आपने ग्राफ क्लियर कर लिया। अब ग्राफ क्लियर करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम मैकेनिज्म समझेंगे एरिया फाइंड आउट करने का, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे जिससे हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बातें आप नोट डाउन करके रखे रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।